आंगिरास। नमस्कार साथियों, आप सभी का इस संवाद श्रृंखला में पुनः स्वागत है। आज हमारे बीच लाइव उद्बोधन के लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्र जी हैं। डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्र जी का परिचय कराने के लिए मैं किसान पीजी कॉलेज बहराइच के रसायन राजनीतिक शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रमोहन उपाध्याय जी का से आग्रह करती हूँ कि वे आप आएँ और आप अपने मित्र, आप ही ने सजेस्ट किया था कि सर का गांधीयन थॉट पे बहुत बड़ा काम है, सर का इंटरेस्ट है इस विषय पे बात करने के लिए, तो सर आपसे बेहतरीन कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो सर का परिचय कराए। आपसे अनुरोध है, सादर अनुरोध है कि सर का हम सभी के समक्ष परिचय कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपकी ऊर्जा के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, इसको तैयार करने का संपूर्ण श्रेय आपको है। और बहुत सारा अध्याय लिखा जाएगा आपके श्रेय की किताब में, उसमें यह भी एक छोटा सा अध्याय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि पूरे भारत भर के मनीषियों को यहाँ पर जोड़ने के लिए जो आपने एक बहुत बड़ा सेतु बनाया है। उसी परंपरा में हमारे बीच में महात्मा गांधी के मर्मज्ञ डॉक्टर शैलेश कुमार मिश्र जी, आचार्य शैलेश कुमार मिश्र जी हमारे बीच में उपस्थित है। वो कैसे मर्मज्ञ अभी परिचय के दौरान आप देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि आचार्य शैलेश कुमार मिश्र जी के पिता आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री आद्या प्रसाद मिश्र जी संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे एवं आप कुलपति भी रह चुके थे। आपका संबंध गोरखपुर से है और मैं भी गोरखपुर से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए आपके और आपके परिवार के जो यश की और जो कीर्ति का गान है वहां के स्थानीय लोगों से बहुत बार सुन चुका हूं। गांधी को पढ़ना और पढ़ाना साधारण सी बात है, किंतु गांधी के विचारधारा के आधार पर जीना आदरणीय मिश्र जी और उनके परिवार, खासकर आपके पिताजी श्रद्धेय स्वर्गीय आद्या प्रसाद मिश्र जी पूरे क्षेत्र में, पूरे गोरखपुर क्षेत्र में अब गांधी के प्रति अपने दृष्टिकोण, संस्कृत भाषा के प्रति प्रकांड ज्ञान के कारण जाने जाते थे, अपनी साधुता के कारण जानते थे। उसी ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने का जो काम, उस यश की पताका को और भी ऊंचाई पर ले जाने का काम आदरणीय शैलेश कुमार मिश्र जी कर रहे हैं। आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग के आचार्य हैं, विभागाध्यक्ष हैं। और अब आपका जो है संक्षिप्त परिचय में देना चाहूंगा कि खासकर आपने क्या जो काम किया है इधर, तो आप देख सकते हैं कि ICSSR तथा इंडिया फाउंडेशन की संयुक्त तत्वावधान में अभी हाल में ही आपने जम्मू कश्मीर का जो भू राजनीतिक महत्व है उस पर कार्य किया है। इसके अलावा भारतीय परंपरा का आधुनिक भारत, गांधी एवं उनकी प्रासंगिकता विषय, इस पर आपने शोध किया है, जिस पर बहुत बड़े शोध संस्थान से जुड़कर आपने किया। भारतीय परंपरा एवं बुनियादी शिक्षा तथा महात्मा गांधी का विचार, इसके अलावा राष्ट्रभाषा और महात्मा गांधी, उसके अलावा अगर हम देखें तो वर्तमान समस्याएं और उस पर समाधान के लिए गांधीवादी दृष्टि, अगर हम पाश्चात्य साहित्य और गांधी, इन सभी को जोड़ने की कोशिश करने का काम आदरणीय शैलेश कुमार मिश्र जी ने किया है। जोहानिसबर्ग से लेकर के और महात्मा तक की जो उनकी यात्रा रही है, इस पर आपका काम है। आधुनिक अर्थनीति के जो विरोध भी उत्पन्न हो रहा है आधुनिक जीवन काल में, आधुनिक अर्थनीति के, और उसका फिर गांधीवादी विकल्प क्या है, इस पर आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है। आपके जो शोध पत्र हैं बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में हमेशा से छपते रहे हैं। आपने अपना अध्ययन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया हुआ है और आप उत्तर भारत में राजनीति विज्ञान में और खासकर गांधी के प्रति अपनी मर्मज्ञता के लिए जाने जाते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए बस मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने ज्ञान की जो मंदाकिनी है उससे हम लोगों को भी आप प्लावित करने की कृपा करें। आदरणीय आचार्य शैलेश कुमार मिश्र जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं आभारी हूँ डॉक्टर अंशु केडिया जी का और डॉक्टर चंद्रमोहन उपाध्याय जी का कि एक प्लेटफॉर्म ये प्रदान किया मुझे अपनी बात रखने का आपके बीच में। और उपाध्याय जी ने जो प्रशस्ति का पुल बांधा है वो भारत की आचार्य परंपरा की एक
समृद्ध विरासत है, ऐसा कुछ नहीं है। गांधी में एक से एक हमारे देश और विदेश में विद्वान उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी हम जब किसी को अतिथि रूप में आवाहन करते हैं तो ये हमारे भारतीय परंपरा की एक विरासत है। मेरा विषय है कि भारतीय परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में गांधी। गांधी को बहुत सारे रूपों में देखा गया है, जाना गया है, समझने की कोशिश की गई है और आज भी वो कोशिश जारी है। गांधी एक संत, एक ऋषि, एक राजनीतिज्ञ, एक समाज सुधारक, एक पत्रकार, एक वकील, बहुत सारे रूपों में उनकी भूमिका रही है और उन सारे रूपों में एक विभिन्नता भी है और एक रूपता भी है। आदर्शों, मूल्यों के प्रश्न पर वो जितने जैसे वो एक राजनीतिज्ञ हैं, उसी रूप में वो एक समाज सुधारक हैं, उसी रूप में एक संत हैं, उसी रूप में एक पत्रकार हैं और उसी रूप में एक वकील हैं। ये गांधी का वैशिष्ट्य रहा है। जब भी गांधी के बारे में अब जब 21वीं सदी में चिंतन होता है तो एक मन में सबके प्रश्न आता है कि बातें बहुत बदल गई, गंगा में बहुत पानी बह गया, अब गांधी को हम कितना पढ़ेंगे, कितना जानेंगे और गांधी आज कितने हमारे लिए समाधानकर्ता के रूप में, एक दिशा देने वाले अभिभावक के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। निश्चित रूप से गांधी का एक जो पक्ष है वो सांप्रतिक है, वो काल सापेक्ष है, वो समय से बंधा हुआ है और हर जीवन दृष्टि में एक तत्व उसका स्थूल रूप जो होता है वो सांप्रतिक होता है, वो काल सापेक्ष होता है। लेकिन गांधी में और भारतीय परंपरा दोनों में एक जो उसका पक्ष है वो शाश्वत होता है, वो काल निरपेक्ष होता है और वही उसका मूल स्वभाव होता है, वही उसकी आत्मा होती है। और जो बाहर का स्थूल स्वरूप है, चाहे वो रीति रिवाज हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो हमारी संरचनाएं हो, संस्थाएं हो, ये सब स्थूल रूप हैं और ये स्थूल रूप समय के साथ साथ बदलती रहती है, लेकिन जो उसका मूल तत्व है वो समान रहता है। इसी प्रकार गांधी भी हर युग में अपनी भाषा बोलते हैं। जब वो गांधी 1909 में हिंद स्वराज लिख रहे थे तब वो एक भाषा बोल रहे थे। गांधी जब दिवंगत हो गए उसके बाद जो एक युग शुरू हुआ उसमें भी गांधी एक भाषा बोलते हैं और 21वीं सदी में भी गांधी एक अपनी भाषा बोलते हैं। ये हमारी समझ और हमारे ऊपर है कि गांधी को आज के संदर्भ में हम कैसे डिकोड कर पाते हैं और उसी भाषा और उसी अनुरूप आदर्शों का निरूपण कर पाते हैं, ये हमारी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। और भारत की परंपरा भी यही रही है। भारत में कभी जड़ता नहीं रही, भारत के चिंतन में, भारत के जीवन में जड़ता नहीं रही। वो प्रवाहित जल के समान है, वो गंगा के जल के समान है, वो तालाब के जल के समान नहीं है जहां पर सड़ांध आ जाती है पानी में। वो बहता जल है, इसमें इसका मूल जो संवाहक है वो परिवर्तन है और वो परिवर्तन कैसा हो, जो कल्याणकारी हो। हमारे यहाँ ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि आनो भद्राहा क्रतवो यन्तु विश्वतः, समस्त विश्व के जो कल्याणकारी विचार हैं वो हमारे पास आए। परिवर्तन से हमको कभी परहेज नहीं रहा, गांधी को भी नहीं था और भारतीय संस्कृति को भी नहीं था। इसीलिए यास का वचन है कि सनातनो नित्य नूतना। सनातन क्या है? जो नित्य नूतन है, और नित्य नूतन वही होता है जो युगानुकूल परिवर्तन करने में सक्षम होता है। कालिदास के मालविकाग्निमित्र के 6ठे अंक में एक श्लोक बहुत सुंदर आता है। वो कालिदास कहते हैं कि
पुराणमित्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यम नौमित्यवद्यम संतः परीक्षान्यतरत् भजन्ते मूढ़ प्रत्ययने बुद्धि। यानी सब जो पुराना है सब अच्छा है और जो कुछ नया है वह खराब है, ये विचार उचित नहीं है। संतः परीक्षान्यतरत् भजन्ते, जो संत जन है वो परीक्षण करते हैं, संत जन विद्वज्जन वो परीक्षण करते हैं किसी भी चीज का, किसी भी सिद्धांत का, किसी भी नियम का, किसी भी दृष्टि का, और नतरत भजन्ते अमूढ़ पर प्रत्यय ने बुद्धि। और जो मूढ़ जन है वो चली चले आई रीति को पकड़ करके कि हमारे पूर्वज ये कह गए यही अच्छा है, इसके अलावा जो कुछ है खराब है, इसलिए हमको सारे नए चीजों से परहेज करना है, पुराने पे चिपके रहना। ये जड़ता है, ये कट्टरता है, और ये कट्टरता आज भी दिखती है। बहुत सारे विचारधाराओं में ये कट्टरता दिखती है कि जो कह गए उससे हम हिलेंगे नहीं, वही सत्य है, वही अंतिम सत्य है। हमारे यहाँ ये नहीं था, हमारे यहाँ विमर्श था। वादे वादे जायते तत्वबोधा, एको हम बहुश्याम, ये सब विभिन्नता और एकता की द्योतक थी। और गांधी इसी के आधुनिक संस्करण के रूप में हमारे बीच में आते हैं और आज भी हमको दिशा देते हैं। गांधी जब 1909 में हिंद स्वराज लिख रहे थे तो उनके सामने एक बड़ा यक्ष प्रश्न था। वो यक्ष प्रश्न ये था कि 1909 नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से जब वो लंदन से वो जब दक्षिण अफ्रीका लौट रहे थे तो जहाज पर उन्होंने ये पुस्तिका लिखी थी, 100-125 पेज की ये होगी। और उनका अनुभव बहुत दिनों से चला रहा था, एक पीड़ा थी, एक उनमें चिंता थी। वो लंदन के जो क्रांतिकारी थे उनसे उनका विचार विमर्श हुआ था, और इसके पहले भी उनका जो पोलक अपने मित्र से जो बातचीत हुई थी उसके आधार पर कुछ चीजें उनके हृदय में उमड़ रही थी, और उस आधार पर उन्होंने हिंद स्वराज की रचना की, जिसमें वो उन्हीं सारी जो उनके मन में जिज्ञासाएं थी, जो चिंताएं थी, उसको एक काल्पनिक पाठक के माध्यम से वो प्रश्न कराते हैं और उसका उत्तर देते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने उठाया था उसमें वो ये था कि आधुनिक सभ्यता की जीवन दृष्टि, उसकी विसंगतियां और उससे निकलने के उपाय। ये ध्यान रखना चाहिए हम सबको कि गांधी पाश्चात्य सभ्यता के उतने विरोधी नहीं थे। वो कहते थे पाश्चात्य सभ्यता भी बहुत कुछ भारत के समीप है, और जो पाश्चात्य सभ्यता के लोग हैं उनसे आज की विसंगतियां नहीं पैदा होती हैं। आज की विसंगतियां पैदा होती हैं जो आधुनिक सभ्यता है, जो आज की लालच की सभ्यता है, जो भौतिक ऐषणाओं की सभ्यता है, जो मशीन की सभ्यता है, जो असंवेदना की सभ्यता है। ये सभ्यता मानव के लिए, समाज के लिए, समूह के लिए विनाशकारी है, जिसमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का साहचर्य या सौहार्द नहीं रहता है, बल्कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति शोषण का साधन होता है। मनुष्य मनुष्य का संबंध शोषण पे आधारित है, मनुष्य समष्टि का संबंध, व्यक्ति और समष्टि का संबंध शोषण पर आधारित है, और व्यक्ति और सृष्टि का संबंध शोषण पे आधारित है। ये चिंता थी गांधी की, और इसीलिए गांधी हिंद स्वराज में कहते हैं कि आप अंग्रेजों को हटा देंगे तो क्या आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? आपकी समस्या अंग्रेज नहीं है, बल्कि अंग्रेज की जो प्रणाली है, जो संस्थाएं हैं, जो सोच है, जो सभ्यता है, वो समस्या है। और गांधी देख रहे थे कि हमारी भारतीय संस्थाएं, हमारी भारतीय मानसिकता, हमारे भारतीय आदर्श भी अब उसी ओर जा रहे थे, उसी शोषण की संरचनाओं और शोषण के विचार के साथ जुड़ते जा रहे थे, जो अंग्रेजों के शासन की
आधारशिला थी। इसीलिए गांधी कहते हैं कि आप अगर आज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता आप प्राप्त करेंगे तो आपकी स्थिति वही हो जाएगी कि इंग्लिश रूल विदाउट इंग्लिश मैन, बिना अंग्रेजों के अंग्रेजी शासन। और आप गांधी कहते हैं हिंद स्वराज में कि आप बाघ का स्वभाव चाहते हैं, बाघ नहीं, यानी काले गोरे अंग्रेजों की जगह काले अंग्रेज शासक बन जाएंगे। ये गांधी की चिंता थी और यही बुनियादी अंतर था जो उस समय के आंदोलनकारी जो स्वराज की अवधारणा लिए हुए थे, जो स्वतंत्रता की अवधारणा से चल रहे थे, और गांधी में। गांधी जब स्वराज की अवधारणा लेते हैं तो उनका बिल्कुल केवल इतने तक सीमित नहीं रहते हैं कि भारत से अंग्रेजों का शासन हटाया जाना और राजनीतिक स्वतंत्रता, ये उसका एक पक्ष है। ऐसा नहीं है कि गांधी इसकी उपेक्षा करते हैं, ये उसका एक पक्ष रहा है। लेकिन गांधी कहते हैं कि ऐसी आप अंग्रेजों को हटा देंगे, लेकिन अगर हर व्यक्ति को उस शासन व्यवस्था में भाग लेने की स्वतंत्रता नहीं होगी तब तक वो राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। क्योंकि गांधी के लिए लोकतंत्र केवल ये नहीं था कि वोट देने की स्वतंत्रता, सरकार चुनने की स्वतंत्रता। गांधी लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि लोकतंत्र वह तंत्र है जिसमें राज्य के सबसे सशक्त आदमी को जो अवसर प्राप्त है, वही राज्य के सबसे निर्बल आदमी को भी वही अवसर प्राप्त है। यही लोकतंत्र है। इस रूप में राजनीतिक स्वतंत्रता की वो परिभाषा करते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता की परिभाषा करते हैं, और आर्थिक स्वतंत्रता का भी बड़ा सीधा सा, एक बड़ा सरल और सीधा सा और बड़ा उपयोगी वो उपाय बताते हैं कि किसी के पास ऐसा इतना साधन न हो कि वो दूसरे की शोषण कर सके और कोई इतना निर्धन न हो कि वो शोषण का शिकार हो सके। और उसके बाद वो सांस्कृतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिसमें हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप अपना जीवन, अपना व्यवहार, अपने रीति रिवाज का पालन कर सके। ये सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, स्वराज है। और स्वराज का जो अंतिम अर्थ करते हैं वो वही मूल अर्थ है, वही इन आधुनिक सभ्यता की चुनौतियों के लिए एक अपरिहार्य उपाय है, अपरिहार्य उत्तर है। वो गांधी कहते हैं कि स्वराज का मतलब रूल ओवर सेल्फ, स्वानुशासन, अपने ऊपर शासन। उनका कहना है कि ये पृथ्वी हमारे जीवन निर्वाह के लिए बहुत कुछ देती है, लेकिन हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम है, लेकिन हमारी लालच की पूर्ति के लिए, हमारे इस अंतहीन भौतिक अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए सक्षम नहीं है। क्योंकि दुनिया का संघर्ष इसी को लेकर के शुरू हुआ। 18वीं 19वीं शताब्दी का चाहे वो साम्राज्यवाद हो, उसमें भी मनुष्य की, राष्ट्रों की अंतहीन जो इच्छाएं थी, अपेक्षाएं थी। क्योंकि जब आपकी अपेक्षाएं अंतहीन हो जाती हैं और उसके पीछे कोई बैरियर नहीं रह जाता है, अधिकाधिक मांसल सुख ही जीवन का जब उद्देश्य हो जाता है, तब आप दूसरे राष्ट्रों को, दूसरे समाजों को अपने शोषण का साधन बनाते हैं। फिर उसके लिए हिंसा भी आपके लिए श्रेयस्कर होती है, उसमें कहीं आपको लज्जा की अनुभूति नहीं होती है। और फिर ये एक प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का युग शुरू होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी खेल के नियम बदल गए, लेकिन खेल बना रहा। और 90 के दशक के बाद तो और भी आसान हमने उपाय अपना लिया, क्योंकि अब किसी देश पे कब्जा करने की जरूरत नहीं थी। शोषण के नियम, आर्थिक नियम ऐसे हमने तय कर लिए कि अब हमको किसी राज्य में जाकर के सेना भेजने की जरूरत नहीं थी। हम उन्हीं फलश्रुति को बड़े आराम से अहिंसक उपायों से प्राप्त करने लगे। और गांधी इसी दृष्टि से चिंतित थे कि जो भोग की दृष्टि है, वो दृष्टि अंतिम रूप से जो व्यक्ति भोग करता है उसके ही विनाश का कारण बनती है। ये गांधी की दृष्टि थी। और
गांधी जब हिंद स्वराज में लिखते हैं कि हमारे लिए सभ्यता का मतलब ये नहीं है कि पहले से ज्यादा अच्छे घरों में रहना, हमारे लिए सभ्यता का ये मतलब नहीं है कि हम पहले से अच्छे कपड़े पहने, सभ्यता का ये भी मतलब नहीं है कि हम पहले से ज्यादा अच्छे हथियारों का उपयोग करें। गांधी कहते हैं कि सभ्यता का अर्थ है कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य का पालन करना मतलब नीति का पालन करना, और नीति कभी शोषण आधारित नहीं हो सकती। ये भारत की यही परंपरा है। ईशावास्योपनिषद में आया है कि तेन तक तेन भुंजीता मां हृदय कस्य शुद्धनम, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक तेन भुंजीता मां हृदय कस्य शुद्धनम। आप भोग, देखिए स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर की आवश्यकताएं हमेशा बनी रहेंगी, आप उसको निकार नहीं सकते। और भारतीय चिंतन परंपरा ने, मानस परंपरा ने, आदर्शों ने कभी इससे मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा उसकी पूर्ति की चिंता की। लेकिन वह पूर्ति जीवन का साधन मात्र हो, साध्य न हो, इसके लिए भी भारत के जो ऋषि थे, जो संत थे, वो चिंतित थे। न केवल उसको उन्होंने सिद्धांत रूप में दिया, बल्कि उसका संक्रमण हमारे सामाजिक व्यवहार में भी था। ये संक्रमण हर स्तर पर हमको दिखाई देता था। हमने कभी अधिकाधिक संचय को अपने जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया, और इसीलिए हमारे लिए संत ऋषि कहते रहे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा जाए। ऋषि, ऋग्वेद में भी ऐसा कुछ नया नहीं था, ऋग्वेद में भी था कि ऋषि आवाहन करता है कि अग्निनामयी रश्नुमत पोषम्यो दियो देव, हे इंद्र हमें अनेक रथों से युक्त, अनेक घोड़ों से युक्त रथ दो, धन धान्य दो। लेकिन वो केवल आवश्यकताओं की पूर्ति की दृष्टि से था। कई बार जो पाश्चात्य चिंतक हैं और जो भारतीय चिंतक हैं, उनसे प्रभावित जो भारतीय चिंतक हैं, भारत की इस परंपरा को पलायनवाद, इस दर्शन को पलायनवाद भी कहते हैं कि ये जीवन की आवश्यकताओं से ये भागने जैसा है। ऐसा कभी नहीं रहा। जिस गीता में हमारे यहाँ अनासक्त और संन्यास का दर्शन दिया गया है, उसी में कर्म योग भी का भी दर्शन है। बस केवल इस मुद्दा को ध्यान रखा गया है कि कहीं वो समाज के लिए सर्वग्रासी न बन जाए। भगवान कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में जो कौशल है वही योग है। जो हम कहते हैं बड़े मनोयोग से कार्य करें, किसी भी कार्य की जो सफल परिणति, जो सर्वोत्कृष्ट परिणति होती है, वो मनोयोग से कार्य करने में है। एक गीतकार, एक संगीतकार, एक खिलाड़ी अपने श्रेष्ठता को तब प्राप्त करता है जब पूरे मनोयोग से, सारी चीजों से वैराग्य धारण करके जब वो कहता है। इसी को गीता में कहा गया कि योगः कर्मसु कौशलम। तो कहां से ये पलायनवादी दर्शन हो जाएगा? ये कर्म का ऐसा मर्यादित उपदेश था जिसमें व्यक्ति उच्छृंखल नहीं होता है, और इस उच्छृंखलता की उसमें सामाजिक ताने बाने को नहीं तोड़ता है। यद्यपि गांधी का जो प्रारंभिक जीवन था, उसमें वो जीवन उनका पाश्चात्य विचारों से, पाश्चात्य पुस्तकों से प्रभावित था। फिर भी जो इनका पारिवारिक जीवन था, उसमें गांधी को भारतीय जो समाज है उससे, जो उसमें जो परिवार है, उसमें जो संस्कार हैं, वो अच्छे मिले थे। उन्हें श्यामल भट्ट की कविताओं से बड़ी प्रेरणा मिली थी, और उनसे वो बड़े प्रभावित थे कि कैसे हम विरोधी को अपने प्रेम के द्वारा, अपने उसके स्नेह के द्वारा जीता जा सकता है। इसीलिए कई बार हमको गांधी, कई लोगों को गांधी अव्यवहारिक भी लगते हैं। खास करके उनके अहिंसा का जब उपदेश आता है तो लगता है कि आज के युग में अहिंसा कैसे संभव है, जब आपका सामना सुसाइड बॉम्बर से होता है, न्यूक्लियर एज है,
शक्ति की भाषा ही राष्ट्र समझते हैं, शक्ति की भाषा ही समाज में मनुष्य समझते हैं। ऐसे समय में गांधी की अहिंसा कितनी उपयोगी हो सकती है। हमारे जीवन का संकट हो और हम अहिंसा की बात करें, कितने देर हम जिंदा रह पाएंगे। तो ऐसा इसलिए होता है कई कारणों से। एक तो ऐसा होता है कि जैसे हम कल से गांधी बन जाएंगे, अगर हमको कोई कुछ भी करे तो हमको सहना है। गांधी बनना क्रमशः एक प्रक्रिया है, वन स्टेप इज एनफ। आज से कल से आप सब कुछ छोड़ देंगे, यह संभव नहीं है, ना गांधी ने कहा। 1908 में गांधी के पुत्र ने गांधी से सवाल किया कि आपके जीवन का संकट हो तो मुझे क्या करना चाहिए, हिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए या अहिंसा का। तो गांधी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि एक पुत्र को पिता की जीवन की रक्षा के लिए जो कुछ करना हो सब करना चाहिए ऐसे समय में। तो गांधी पहली बात की आत्मरक्षा के उपाय से मना नहीं करते हैं। दूसरी चीज कि गांधी इस चीज से हमेशा चिंतित रहते थे कि इसका दुरुपयोग बहुत हो सकता है। जब भी आप आत्मरक्षा के नाम पर हिंसा की वकालत करते हैं तो कई बार इसका लोग अपने पक्ष में, क्योंकि फिर वो दुधारी तलवार हो जाता है। जितना सामने वाले के लिए खतरा है उतना ही आपके लिए खतरा है। मैं एक उदाहरण आपको दूंगा, याद करिए कि जब 9/11 में ओसामा बिन लादेन के आतंकवादियों ने एक बड़ा हादसा आतंकवादी हमला किया था, उसके बाद बहुत पूरे विश्व में इसकी ये आलोचना हुई कि वो देखिए निर्दोषों का उसने कत्ल किया। तो ओसामा बिन लादेन की ओर से एक बयान आया कि वो निर्दोष नहीं थे, वो टैक्स पेयर थे अमेरिका के, और उन टैक्स से ही अमेरिका जो है शस्त्र का निर्माण करता है और उन शस्त्रों से ही हमारे मुस्लिम जगत का शोषण होता है। तो ये जो तार्किक परिणति है आत्मरक्षा के नाम पर हिंसा की, ये बड़ी खतरनाक है और इसके दुरुपयोग की ज्यादा संभावना रहती है। इसीलिए गांधी ने कहा कि अहिंसा जो है वो केवल हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि सामने वाले के प्रति करुणा का भाव है, जिसको कहा गया है भारत में कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अहिंसा की प्रतिष्ठा से जो आसपास का वातावरण है वो मैत्रीपूर्ण हो जाता है। और ये हमने देखा है कि जहां जहां हिंसक क्रांति हुई उसने जो बाद का समाज हुआ उस समाज ने अनेक संकट पैदा किए और अंततः अहिंसक उपायों से ही समाज का निर्माण हो सका। 1793 से 1794 में फ्रांस का समय आप देखिए, जिसको रेन ऑफ टेरर कहते हैं, आतंक का राज था। सरेआम सड़कों पर मार दिया जाता था। और कहां से निकला था? उस क्रांति से जिसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की परिणति हुई रेन ऑफ टेरर में। रूस में भी, रूस में जारशाही का अंत हुआ। तो एक वहां की रशियन क्रांतिकारी थी एम्मा गोल्डमैन, वो उनका निष्कासन हो गया था अमेरिका से। बोल्शेविक क्रांति के पश्चात वो आई, क्योंकि जारशाही के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में वो लिप्त थी। बोल्शेविक क्रांति के बाद आई और उनको यहाँ देख करके बड़ी निराशा हुई जो रूस की स्थिति थी। और रूस की स्थिति को देख करके उन्होंने फिर गांधी के मार्ग का वो स्मरण किया है अपनी डायरी में और कहा है कि जब तक जो आप साधन अपनाते हैं वो आइडेंटिकल नहीं होगा लक्ष्य के, तब तक आपको उसकी उपलब्धि उस रूप में नहीं हो पाएगी। भारत वो साफ साफ कहती है कि पश्चिम के लोगों के स्वभाव में अहिंसा नहीं रही है, भारत के लोगों के डीएनए में ही अहिंसा रही है और इसलिए उनके लिए ये काम बड़ा आसान रहा है। सदियों से
खुद को कष्ट दे करके और सामने वाले विरोधी को जीतने की परंपरा भारत में हमेशा से रही है। बड़ा एक रशियन नॉवेलिस्ट है दास्तवस्की, वो उसका एक नावल है द डेविल्स, और वो उसमें वो इस जो विसंगति है इस पे बहुत गंभीरता से प्रकाश डाला है। बड़ा रोचक है कि उसका जारशाही के विरुद्ध हिंसा में जो ग्रुप इन्वॉल्व है, उसका जो मुखिया है पीटर बॉर्नबस्की, वो इस विषय को उठाता है कि जहां पर हम शोषण के शिकार हैं उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा जायज हिंसा है। लेकिन उस रूस का क्या हुआ? बाद के वर्षों में वो जो बोल्शेविक क्रांति थी वो तानाशाही में परिणत होती है और 90 तक आते आते उस रूस का विभाजन भी हो जाता है उसकी उन्हीं नीतियों के नाते। तो जब हम गांधी पे सवाल उठाते हैं उनकी अहिंसा पे, तो उतना ही बड़ा सवाल सामने वाले के सामने भी पड़ा है कि वो उदाहरण बताए जब हिंसक साधनों से किया गया परिवर्तन सफलता में परिणत हुआ हो, जब उसने वो सारी उपलब्धियां उस समाज को दे दी हों जो उसने अभिलक्ष्य की थी। केवल वही गांधी ने जो सवाल उठाया था कि आप बाघ का स्वभाव चाहते हैं लेकिन बाघ नहीं, तो एक शोषणकर्ता के स्थान पर दूसरा शोषणकर्ता वो स्थापित हो जाता है और उस स्थापित होने में फिर बात समस्या वहीं की रह जाती है। और इसीलिए जो हमने अभी कुछ देर पहले बात उठाई थी कि अब जो शोषण का कार्य था उसके लिए हमको हिंसक स्थूल हिंसा की जरूरत नहीं रह गई। हम सूक्ष्म हिंसा के जरिए खेल के नियम को बदल करके अर्थव्यवस्था के माध्यम से उन्हीं अभिलक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जो पहले होते आए हैं, और उसका भी दुष्परिणाम अब हमको आने दिखने लगा है, जिसमें राज्यों के बीच से तमाम तरह के विरोधी और हिंसा युक्त संघर्ष सामने आने लगे हैं। ये केवल मैं WTO और जो सिएटल में जो हिंसा हुई मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो 21वीं सदी में नए पैमाने उभरे, नए उसके किरदार उभरे, नया सोवियत संघ किनारे हो गया और चाइना एक शक्ति के रूप में आया।